एवरीवन, कैसे हो तुम सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना चाहिए। मिठाइयाँ खाओ, राखी बांधो और पैसे जुटाओ, अच्छे से कपड़े खरीदो, शॉपिंग करो, अपने भाइयों को लूटो और इसी प्यारी प्यारी बातों के साथ मेरी कहानी को भी सुनना शुरू करो। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी प्यारी सी कहानी, अनवांटेड ब्राइड ऑफ डेविल बॉस को। अग्नि, थोड़ी तो इंसानियत दिखाओ। बहू है वो इस घर की और मैं उसे किसी भी तकलीफ में नहीं रहने दूंगी। लेकर जाओ उसे घूमने के लिए, बस बात खत्म। अग्नि ने नाश्ता ही छोड़ दिया था अपना और चेयर छोड़ते हुए कहते हैं, मैंने जो कहा है मैं वही करने वाला हूँ। आओ, नो मोर आर्ग्यूमेंट्स। और ये बोलकर कि वो टिकट वहीं पर छोड़ करके अपने कमरे की तरफ जाने लगे थे, काफ़ी तेज़ कदमों से। रुद्राणी भी यहाँ से उठ करके अभी कमरे के अंदर गए थे, वैसे ही पीछे पीछे रुद्राणी भी जाने लगी थी। लेकिन अक्षांश जो कि उनको रोकते हुए कहता है, एक मिनट भाभी, आप रहने दीजिए, मैं जाकर देखता हूँ। वो भी अपने कमरे में नहीं बल्कि स्टडी रूम में गए थे और जैसे अंदर की तरफ गए थे वो एक वास लिए थे और उसे जोर से अभी नीचे की तरफ फेंक ही पाते, लेकिन आवाज़ तो आई नहीं थी क्योंकि शायद वो वास टूटा ही नहीं था। अक्षांश ने उसे कैच किया था और एक साइड टेबल पर रखते उनके धीरे से क्लोज जाते हुए कहता है, भाई सॉरी आपको इंटरप्ट करने के लिए। अच्छी पर्सनालिटी थी, हाइट भी अच्छी खासी थी, लेकिन मजाल था कि अग्नीव के चेहरे की तरफ वो देख भी पाए। पीछे से खड़े होकर के कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे अक्षांश। वैसे तो मेरा इस घर से कोई खास लेना देना है नहीं और आप तो मुझे अपना मानते नहीं हैं, बट फिर भी मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और आपके डिसीजंस की भी। और देखा जाए तो रिश्ते में वो मेरी नानी मालक थी हैं। अगर उन्होंने कोई फ़ैसला लिया है तो आपके अच्छे के लिए लिया होगा, बिकॉज शी लव्स यू। तभी वो धीरे से पीछे की तरफ मुड़े थे और जैसे अक्षांश की तरफ उन्होंने देखा था, 3-4 कदम वो खुद ही बेचारा पीछे हो गया था, क्योंकि इस वक्त क्या लाल आंखें हुई थी अग्नीव की। जानते क्या हो तुम मेरी जिंदगी के बारे में जो मुझे आकर के इस तरह सजेशंस दे रहे हो? घूमने जाने लायक जिंदगी बची है मेरी और उस लड़की के साथ हनीमून पर जाऊं मैं? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? एक तो वो पागल लड़की है, पता नहीं क्यों ऑब्सेशन हो गई उसे मुझसे। और तुम मेरे मामलों में ना ही बोलो तो अच्छा होगा। छोटे हो, अपनी जुबान छोटों की तरह चलाओ और निकलो यहाँ से। भाई आई एम सॉरी, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था, बस मैं इतना कह रहा था कि सिर्फ नानी माँ को दिखाने के लिए अगर आप घुमाते। जस्ट गेट आउट! इतनी तेज चिल्लाया था कि बेचारा खुद ही यहाँ से अब जाने के अलावा कोई ऑप्शन उसे दिखाई नहीं देता। तुरंत ही उसने अपने कदम को मोड़ लिया था बाहर की तरफ। रुद्राणी अभी बाहर ही खड़ी थी और जैसे ही अक्षांश बाहर आते वो तुरंत ही अंदर जाने वाली थी, लेकिन तुरंत ही अक्षांश उनको रोकते हुए कहता है, भाभी नहीं, इस वक्त वो बहुत ही गुस्से में है। अगर उनको गुस्सा आ गया तो वो जान ले लेंगे इस वक्त किसी की भी। आप प्लीज़ चलिए। लेकिन तभी रुद्राणी उनको रोकते हुए कहती है, नहीं, वो मेरी जिम्मेदारी है, खुद को परेशान करेंगे वो। लेकिन तभी अंदर की तरफ रुद्राणी जाने तो वाली थी, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद हो गया था और रुद्राणी चाह कर भी दरवाज़ा खोल नहीं सकती थी। इस वक्त अग्नीव का गुस्सा सर से ऊपर निकलते जा रहा था और कभी वो अपने हाथ में पकड़ करके वास तोड़ते तो काउंटर पर रखे हुए सारे सामान को बिखेरना शुरू कर देते। सारी चीज़ें एक एक करके नीचे की तरफ गिरती जा रही थी और तभी उनका हाथ काफ़ी ज़ोर से बार बार दीवार को हिट किए जा रहा था और जिसकी वजह से एक टाइम पर अब उनके हाथ भी दर्द होना शुरू हो चुके थे। लेकिन वो दर्द उन्हें एहसास कहाँ हो रहा था? शर्ट के स्लीव्स ऊपर की तरफ फोल्डेड थे और इस वक्त जो 2-3 बटन्स उनके खुले हुए थे अब वो 4-5 बटन में कन्वर्ट हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि इस वक्त वो अपने शरीर पर कुछ भी ना रहने थे और जो अभी 2 बटन उनके शर्ट के खुले हुए थे अब वो तीसरा और चौथा बटन भी खोल चुके थे ताकि इसी की ठंडी हवा उनको थोड़ा काम डाउन कर सके। मगर अग्नीव के गुस्से को इतनी जल्दी कोई एसी ठंडा कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। अर्चना जी जो कि जिस तरह से भागे भागे स्टडी रूम के बाहर आकर के खड़ी हुई थी, उनके पीछे पीछे अब सारे लोग आ चुके थे। तभी अर्चना जो की छवि से कहती हैं, बेटा तुम दरवाज़ा खटखटाओ, शायद उसके बाद तुम्हारे पापा दरवाज़ा खोल देंगे। छवि को डर तो लग रहा था, लेकिन वो धीरे से कहती है, पापा, चाचू, दरवाज़ा खोल दीजिए। वो चाह कर भी पा को पा नहीं बुला पाती थी, शायद उसकी आदत ही पड़ गई थी, क्योंकि बार बार दामिनी के कहने पर उसकी आदत लग गई थी कि वो चाचू ही बुलाए। वो फिर से दरवाज़ा खटखटाते हुए कहती है, चाचू प्लीज़ दरवाज़ा खोल दीजिए। लेकिन जैसे अभी एक और बारी आवाज़ जा पाती अंदर की तरफ, एक गन शॉट की आवाज़ आई थी और जैसे ये आवाज़ आई थी सबके सब एकदम से हक्का बक्का रह कर के शांत पड़ गए थे और सबके सब हल्का हल्का पीछे होने लगे थे।
अर्चना जी की तो जैसे सांसें ही रुक गई थी। वो धीरे से दरवाजे पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, बेटा हमसे गलती हो गई, प्लीज़ आप बाहर आ जाइए, हम कहीं नहीं जाने के लिए कहेंगे आपको, मुझसे गलती हो गई। तभी उन्होंने विंडो को खोला था और झांकते हुए कहते हैं, अच्छा होगा कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, वरना अगला गनशॉट अगर होगा तो मेरी आवाज़ बाहर नहीं आएगी। 1 घंटे हो गए थे और इस वक्त अग्नीव को वाकई ही शांत करने के लिए कोई भी चारा नहीं दिख रहा था। अर्चना जी अलग परेशान थी, अक्षांश अलग, ऋषि बेचारा अलग ही डरा हुआ था। दामिनी जी भी घबरा रही थी। इवन रघु मलिक, जो कि वैसे तो अपने भाई से ज़्यादा प्यार नहीं करते थे, लेकिन फिर भी उनको चिंता तो थी अग्नीव की। तभी अग्नीव के फ़ोन पर किसी का कॉल आ रहा था। इस वक्त वो किसी के भी कॉल को उठाने में इंटरेस्टेड होते। उन्होंने फ़ोन को कान पर लगाया था और वो गुस्से में कहते हैं, मैंने 2 बार तुम्हारे कॉल काट चुके हैं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है मुझे इस वक्त कॉल। लेकिन तभी दूसरी तरफ से बस हल्का सा सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी थी। हाँ, जैसे इतनी आवाज़ अग्नीव के कानों में गई थी तो एकदम से शांत पड़ते हुए कहते हैं, हेलो। और उन्होंने फ़ोन की तरफ देखा था, स्क्रीन पर, और जैसे ही उनकी नज़र स्क्रीन पर गई थी, कहाँ 1 घंटे से उनका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। दोनों हाथ जख्मी हो चुके थे। जितने भी गन की गोलियां थी सब के सब खत्म हो चुकी थी। आसपास की सारी चीज़ें जो कि टूटी फूटी पड़ी हुई थी, उनका खुद का लैपटॉप भी नीचे पड़ा हुआ था, वो भी पूरी तरह से बिखरा हुआ। और जैसे ही अभी वो नाम स्क्रीन पर दिखा था, उनकी आंखें एकदम से सॉफ्ट होने लगी थी। वो फिर से फ़ोन को अपने कान पर लगाए थे और फिर धीरे से कहते हैं, हेलो हेलो। क्या हो रहा है आपको? सच सच बताएगा मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है और मुझे लगता है कि आप बहुत गुस्सा कर रहे हैं ना। मुझे दर्द हो रहा है सर में। क्या हो रहा है आपको? अब अग्नीव के हाथ, जो कि अभी तक तो जख्मी थे और साथ ही उसमें उन्होंने गन पकड़ी हुई थी, वो गन को एक साइड में फेंके थे और एकदम से खड़े होते हुए कहते हैं, बच्चे कि मुझे कुछ नहीं, मैं बढ़िया, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। पॉप्स झूठ बोल रहे हैं ना? शेमड़ी तो क्या है? हाँ, क्या चीज़? हाँ, भगवान भगवान पैदा हुई है क्या तू? दूसरी तरफ से तभी आवाज़ आई थी, मुझसे झूठ मत बोलिए, मुझे पता नहीं क्यों बहुत गुस्सा आ रहा है। गुस्सा क्यों आ रहा है? क्या किया गुस्से में? मैंने सर फोड़ दिया एक लड़के का। मुझे समझ ही नहीं आया, वो मुझसे प्यार से बात कर रहा था, शायद नोट्स वगैरह के बारे में, और उसको मुझ पर क्रश भी था और मैंने उसका सर फोड़ दिया। व्हाट? तूने? अरे यार, मुझे नहीं समझ में आ रहा। आपको पता है ना, अगर आपको उधर गुस्सा आता है तो इधर मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है और मेरा दिमाग काम नहीं करता। हम बहुत बुरे हो पॉप्स। आपकी वजह से मैंने उस लड़के को ठोक दिया, सर से खून बह रहा है उसके। अरे यार, तू कितनी बदमाश है। सच बताओ, गुस्सा आ रहा था ना आपको? गुस्सा आ रहा था ना? हाँ मेरी माँ, गुस्सा आ रहा था मुझे, लेकिन अब मैं शांत हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हो गया। नहीं, आप ठीक नहीं हुए, मेरी हार्ट बीट अभी भी ठीक नहीं है। अपने आप को ठीक करो, जल्दी से पानी पियो। तू ना मुझे अपना नौकर बना ले, जो कहती करना पड़ता है। और तूने कौन सा ये जादू किया है जो मेरी हार्ट बीट तेज़ होती है तो तुझे फील हो जाता है? हाँ, मैं नहीं करती जादू टोना, वो पता नहीं, मुझे नहीं आता वो सब। बस मुझे इतना पता है कि आप ठीक नहीं हो। पानी पिया था अग्निव जी ने अपनी शेमली जी के कहने पर, और फिर पूरे ग्लास ख़त्म करते हुए कहते हैं, ले अब ठीक हो गया मैं, देख सांसें भी कंट्रोल हो रही हैं, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अब ये बता कि किसका सर फोड़ा तूने? प्रिंसिपल डांटे तुझे? तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आई थी, खौफ साहब कितने बुद्ध हो, भूल गए कि मैं कोई कॉलेज वॉलेज नहीं जाती हूँ, मैं तो पढ़ाई भी नहीं करती हूँ, और मेरे कौन से प्रिंसिपल आ गए? और भला कौन सा लड़का जो मुझसे नोट्स मांगेगा? किस चीज़ का नोट्स? मैं तो बनारस की गलियों में बैठ करके आराम से चिड़ियों की चहचहाहट सुनते हुए अपनी कहानियाँ लिखती हूँ। आप फिर से भूल गए? ये तू बहुत बड़ी हिप्नोटाइजर है तू। अरे 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 सॉरी पॉप्स। रुक बेटा, मिलता हूँ तुझसे, और जिस दिन मिलूंगा ना, इतना क्या करेंगे, मारेंगे मुझे। नहीं मेरी जान, मैं आपको क्यों मारूंगा? आपके पॉप्स आपको कभी मारे आज तक? उसके लिए पॉप्स को तो मिलना भी पड़ेगा ना मुझे। अगर आपको मारना है तो मार लेना, कम से कम उसी बहाने मिल तो लो मुझसे। देखो, अगर आप फिर से काम पर निकल गए ना अगले हफ्ते, तो फिर आप मुझसे नहीं मिल पाओगे, और आप मुझसे कॉल पर भी कांटेक्ट में नहीं रहते हो। आ जाओ ना पॉप्स, मिल लो ना मुझसे प्लीज़। आपको पता है ना, आपकी गुड़िया अकेली रहती है और उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता आपके बिना। प्लीज़ ना, आ जाओ।
और आजकल तो आप ठीक से बातें भी नहीं करते। मिलना है मुझसे? हाँ मिलना है। कब आ रहे हो? चल आता हूँ कल। क्या? हाँ कल आ रहा हूँ तुझसे मिलने, तूने बोला तो बस। आप सच बोल रहे हो? आप मुझसे कल मिलने आओगे? तू क्या चाहती है ना? नहीं 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 नहीं, आओ आप प्लीज़ आओ। ओह माय गॉड, सच्ची? सुनो, दीदू माँ को भी लेकर आना। ओके मेरे प्यारे से जीजू। और कोई रिश्ता बचा है तो वो भी बुला ले, कभी पॉप्स कभी जीजू। हाँ और कभी बच्चा। हाँ हाँ मेरी माँ, आप ही तो हैं मेरी माता श्री। एक माँ कम पड़ रही जो दूसरी आ गई। चल फ़ोन रख अब। सारे गुस्से का पानी पानी कर दिया। घर में सब कितना डरते हैं मुझसे। सबके सब कांप करके एक जगह पर शांति से बैठ गए थे, और तू एक झटके में सारा गुस्सा खा जाती है मेरा। चल फ़ोन रख। फ़ोन रख तू। मैं ठीक है बाय। अच्छा सुन, पहली बार तुझसे मिलने आ रहा हूँ। गिफ्ट में क्या चाहिए बच्चे को? मुझे गिफ्ट में चाहिए मेरी प्यारी सी दीदू माँ। और मुझे पता है कि आपके भी दिल को वही चाहिए। वो बात अलग है कि आप किसी से बता नहीं रहे हो। मैं सच में उससे बहुत नफरत करता हूँ, और ये बात मैं तुझे बहुत टाइम से बोले जा रहा हूँ, लेकिन तुझे समझ में ही नहीं आती है। हाँ क्योंकि मैं ऑथर हूँ ना, और मैं अपने कैरेक्टर के दिल को अच्छे से समझती हूँ। तो आप ना मुझसे ज़्यादा झूठ मत बोला करो। आपके जैसे बहुत सारे मेल लीड्स को बनाया है मैंने, जो दिखते तो बहुत ही ईगोइस्टिक है मगर अंदर से बड़े सॉफ्टी सॉफ्टी से होते हैं। चलो वो सब तो मैं कन्विंस कर लूँगी आपको, आप बस कल मिलो मुझे। ओके लव यू। लव यू टू। चल फ़ोन रख। और ये बोल कर के उन्होंने फ़ोन काटा था, और फिर उनका ध्यान गया था अपने कमरे की तरफ। क्या तबाही मचा दी थी उन्होंने अपने कमरे में। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या। हॉल एरिया में बैठे हुए भी सारे लोग अग्नीव जी के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे। वहीं अर्चना जी जो कि परेशान होकर के शांति से एक चेयर पर बैठी हुई थी और अपने बेटे को लेकर के बार बार यही सोची जा रही थी कि क्या उन्होंने इतनी बड़ी गुनाह कर दिया जो उनके बेटे अपने आप को इतना परेशान कर रहे हैं। 1 घंटे से उन्होंने दरवाजा तक नहीं खोला। वहीं अक्षांश जो कि रेलिंग पर टेक करके खड़े थे और इंतजार कर रहे थे कि दरवाजा कब खुलेगा। अपने भाई जैसे दोस्त जो कि वैसे तो रिश्ते में उनके मामू लगते अग्नीव जी, उनके लिए तो अक्षांश ने अपनी खुद की फ्लाइट तक छोड़ दी थी। छवि और रूही भी बहुत परेशान थी। एक दूसरे का हाथ पकड़ कर ही एक कोने में वो दोनों भी बैठे हुए थे और इंतजार कर रहे थे कि आखिर कब खुलेगा दरवाजा। रुद्राणी जिसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, ये सोचते हुए कि जो चीज़ उसे इतनी ज़्यादा खुशी थी वही चीज़ उसके हस्बैंड को इतना ज़्यादा परेशान कर दी। एज अ हस्बैंड नहीं बल्कि एज अ बॉस ही वो अपने बॉस को वाकई बहुत मानती थी। अग्नीव जी की बहुत रिस्पेक्ट करना और साथ ही उनको बहुत प्यार करना पता नहीं क्यों जैसे रुद्राणी की आदत सी बन गई थी। उसे तो अब खुद नहीं जाना था हनीमून पर, और ऐसी जगह पर जिसको सोच कर ही उसके बॉस को इतनी तकलीफ हो रही है। दरवाजे से अपने बैग को टिकाए हुए बस चुपचाप खड़ी थी, इसी इंतजार में, इसी बात की आस लगाए हुए कि अग्नीव जी का गुस्सा कब ठंडा होगा और कब वो दरवाज़ा खोलेंगे और कब रुद्राणी उनको देख पाएगी कि वो ठीक हैं या नहीं। अब अपनी शेमली जी से बात करने के बाद अग्नीव भी हालत देखे थे फ्लोर का, जो कि पूरी तरह से बेकार ही हो चुका था। उन्होंने झटके से दरवाज़ा खोला था। अब दरवाजे से कोई टिक कर खड़ा है ये बात थोड़ी ना पता थी अग्नीव जी को। जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला, एक भारी सी चीज़ ऑलमोस्ट उनके सीने के पास आकर के गिरी थी। लेकिन रुद्राणी की अच्छी किस्मत थी कि वो ज़मीन पर नहीं गिरी, क्योंकि ज़मीन पर उनके गुस्से का एविडेंस साफ तरीके से बिखरा पड़ा था। हर जगह टूटे हुए कांच। जैसे रुद्राणी अभी गिर पाती फ्लोर पर, लेकिन तब तक उसको अपनी बाहों में बहुत ही जोर से जकड़ लिया था अग्नीव ने, और उसके लिए बहुत ही परेशान भी हो गए थे। उसके चेहरे की तरफ देखते हुए अभी थोड़ी शॉकिंग में कहते हैं, अरे ऐसे कौन टिकता दरवाजे पर, गिर जाती तो। अब तो वो उनकी बाहों के पास थी और ऑब्वियस सी बात है कि अग्नीव उसे गिरने तो नहीं देते। कॉलर को झटके से रुद्राणी ने भी पकड़ लिया था अग्नीव के, और बस उनके चेहरे को ध्यान से देखे जा रही थी। हाथ पर थोड़ा प्रेशर पड़ रहा था अग्नीव के, जिसकी वजह से हाथ के खून जो कि और ज़्यादा तेज़ अब नीचे की तरफ बह करके गिरना शुरू कर दिए थे। लेकिन अग्नीव जी को अब होश कहाँ था। रुद्राणी को इस तरह से अपनी बाहों में यूं ही इसी तरह लगभग 50 से 60 सेकंड या यूं कह ले कि 1 मिनट तक ऐसे ही लिए हुए थे। लेकिन तभी अक्षांश जो कि भागते हुए आया था और बाकी के लोग भी, ताकि वो देख पाएं कि अग्नीव ठीक हालत में हैं या फिर नहीं। और जैसे सारे लोग आना शुरू किए थे, अग्नीव ने झटके से उसे अपनी तरफ उठाया था और ठीक से खड़ा करके उसे अपने आप से थोड़ा दूर करते हुए अब यहाँ से बाहर निकलने लगे थे। अर्चना जी भी बस उन्हें जाते हुए देख रही थी। रोकने की कोशिश तो किसी ने भी नहीं की थी, क्योंकि इतनी तो किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी।
जैसे ही अब अग्निव अपने कमरे के अंदर गए थे, पीछे पीछे रुद्राणी पे आई थी और दरवाजे को झटके से बंद करते हुए देखे थे उनके हाथ और उनके गले पर इस वक्त कांच का एक टुकड़ा नहीं, 2 टुकड़े, कांच के 2 टुकड़े उनके गर्दन के पास धंसे हुए थे और हाथों में तो कई जगह पर बहुत सारे स्क्रैचेस थे, जिसकी वजह से खून जो कि लगातार उनके हाथों से बहता ही जा रहा था। रुद्राणी झटके से उनका हाथ पकड़ी थी और उनको अपनी तरफ खींच करके दिखाते हुए कहती है, ये क्या हुआ है आपको? ये कांच कैसे गर्दन के पास, वो भी? अब आप ठीक है ना? रुकिए, मैं फर्स्ट एड बॉक्स ले आती हूँ। बेचारी एकदम से घबरा गई थी। ऐसा नहीं था कि वो पहली बार खून देख रही है या फिर दिल कितनी नाजुक थी। अरे वो तो खुद ही लोगों का खून बहाने में माहिर थी। लेकिन अगर बात अब उसके प्यारे से अग्निव सर पर आए तो उसका दिल तो पिघल ही जाता था और बहुत ही ज़्यादा पैनिक करते हुए बेचारी कांपते हुए हाथ से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई थी कि तभी अग्निव तो शावर लेने के लिए जा रहे थे और उसकी सारी बातों को अवॉइड करते हुए, लेकिन वो एकदम से अब झटके से उनके सामने आते हुए कहती है, सुनिए, देखिए 1 घंटे तक आपने वेट कराया मुझे, शायद उससे ज़्यादा ही हो गया, लेकिन अब नहीं। आप चुपचाप से बैठ जाइए, मुझे फर्स्ट एड लगाना है। और आप कर क्या रहे थे कि गर्दन में चला गया कांच? गुस्से में जब गन शॉट किया होगा तो लग गई होगी 1-2 कांच। और 1 मिनट, इतना ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि तुम पहली बार खून देख रही हो, खून बहाना हमारा प्रोफेशन है। ये बोलकर भी वो वहाँ से जा पाते, लेकिन फिर से रुद्राणी उनको रोकने की कोशिश करते हुए कहती है, देखिए प्लीज़, हाँ आपको बहुत ब्लीडिंग हो रही है, मैं ना सेवलॉन लगा देती हूँ, थोड़ा आपको अच्छा लगेगा। कोई ज़रूरत नहीं है सेवलॉन या डेटॉल लगाने की, मैं कह रहा हूँ ना, शावर लूँगा तो ठीक हो जाएगा, हटो। लेकिन रुद्राणी की बात सुनने का नाम ही नहीं ले रहे थे अग्निव जी। अग्निव की अब इस हरकत की वजह से रुद्राणी को थोड़ी फ्रस्ट्रेशन हुई थी। हाँ, वो अग्निव के सारे पनिशमेंट को झेल सकती थी, अग्निव उसके साथ कुछ गलत करे वो भी झेल सकती थी, लेकिन अग्निव खुद को हर्ट करे और रुद्राणी के होने दे, नहीं, इतनी भी अच्छी नहीं थी वो। अचानक से उनके हाथ को पकड़ी थी, अपनी तरफ घुमाई थी और जोर से उनको धक्का मार करके ऑलमोस्ट बेड पर गिरा ही दी थी। अभी अग्निव कुछ समझ पाते, लेकिन उससे पहले रुद्राणी उनके ऊपर थी, उन पर ऐसे कब्जा जमाई थी कि आज तो वो उनको जाने नहीं देगी। और फिर से उनके कंधे पर दोनों हाथ लगा करके उनको पुश करते हुए पूरी तरह से बेड पर लेटाते हुए कहती है, चुपचाप से लेट जाइए, समझे? अरे कुछ ज़्यादा ही। हाँ मुझे पता है, मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ, क्या करूँ, मुझे यूज़ करना पड़ता है ना अपनी ताकत को। अब अगर आप बात नहीं मानेंगे तो मुझे यही सब करना पड़ेगा आपके साथ, ज़बरदस्ती। What the hell? स्टूडेंट हो तो मेरे स्टूडेंट की तरह रहो। आपके स्टूडेंट हो, ऑब्वियसली आपको तो पता होना चाहिए कि अगर मुझे आपको मन करता कि मैं पहले आपको बेड पर लेते आऊँ तो मैं पहले ही लेते आती, इतना आपसे रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि आप रिक्वेस्ट के लायक ही नहीं है, चुपचाप से ऐसे लेटे रहिए। और ये बोलते हुए उसने पहले तो उनके गर्दन पर हाथ रखी थी ताकि वो पूरी तरह से लेट पाए, और फिर उनके गर्दन के बहुत करीब आकर के धीरे धीरे उस कांच को निकाल रही थी। उसके बाद कॉटन में डेटॉल लेकर के प्रॉपरली उस जगह को अच्छे से क्लीन करते हुए उस पर धीरे धीरे क्रीम लगा रही थी। और इन सारे प्रोसेस के सिलसिले को चलते चलते काफ़ी वक्त हो गया था। बाहर सब लोग अभी भी टेंस थे और दरवाजे को बार बार पीटे जा रहे थे, स्पेशली छवि जो कि रोते हुए दरवाजे को बार बार अभी खटखटाई रही थी। अर्चना जी भी वहीं पर खड़ी थी, इंतज़ार कर रही थी कि वो भी अपने बेटे को थोड़ा देख तो ले और थोड़ी डांट भी लगा दे कि आखिर इतनी भी क्या बदमाशी करना, सबको परेशान ही करके रख दिया था अग्निव ने। तभी अग्निव जो कि उसे खुद कहते हैं, जाकर के दरवाज़ा खोलो, सब लोग हैं। मैंने कहा आपको बोलने के लिए, नहीं ना, तुम अच्छा नहीं कर रही हो। ये कोई तरीका है मेरे ऊपर बैठ करके मेरी। हाँ तो क्या करूँ, मरहम पट्टी ऐसे ही करना पड़ रहा है तो आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे। अब आपके साथ ऐसे ही पेश आऊँगी मैं, क्योंकि प्यार से तो आप सुनते ही नहीं है कुछ। चलिए हाथ दीजिए। अभी भी ऊपर ही बैठोगी? हाँ ऊपर ही बैठूंगी, वरना पता चले कि आप फिर से भाग जाए तो। अब अग्निव को इतने कमज़ोर नहीं थे कि रुद्राणी उनके ऊपर बैठ जाए तो वो अपनी जगह से हट नहीं सकते थे या हिल नहीं सकते थे। एक झटके में चाहते तो सिर्फ एक हाथ का इस्तेमाल करके ही वो रुद्राणी को पहले तो अपने ऊपर से हटाते, बेड पर गिराते और खुद उसके ऊपर आ जाते, लेकिन ऐसा सिर्फ उनके दिमाग में चल रहा था, ये बदमाशी वो करने वाले नहीं थे। हाथों को भी बिल्कुल उसी प्रोसेस से क्लीन करते हुए छोटे छोटे जितने भी कांच चुभे थे उन्हें अग्निव के हाथों से निकाल करके एक साइड में रख रही थी और फिर फूंकते फूंकते बड़े प्यार से क्रीम लगाते हुए कहती है, रुकिए बैंडेज पे। नहीं, बैंडेज तो बिल्कुल नहीं करोगी, वरना लगेगा कि कितनी चोट लग गई है मुझे। देखिए मुझे नहीं पता, अब चुपचाप से ऐसे ही लेटे रहिए। लेकिन अभी वो कुछ आगे बोल पाती तभी अग्निव जो कि उसको गुस्से में कहते हैं, रुद्राणी। लेकिन उसके आगे अब रुद्राणी के और ज़्यादा बदमाशी को वो बिल्कुल भी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं थे। अरे वो कितने स्ट्रिक्ट थे, ये लड़की उनसे डरती क्यों नहीं है। और तभी वो उसे घूरते हुए कहते हैं, देखो मैं कह रहा हूँ हट जाओ, वरना
वरना मैं आपको किस कर लूँगी अगर एक और शब्द आपके मुंह से निकला। आप चाहते हैं मेरी किस्सी चाहते हैं आप? अब अगर अग्निव हाँ बोल देते तो उनका ऑरा नहीं घट जाता। बेचारे को ज़बरदस्ती अपने चेहरे को ना मिलाना पड़ रहा था और फिर उसे घूरते हुए कहते हैं, मुझे नीचे तुम्हारी फालतू की किस्सी विस्सी, मैं कह रहा हूँ हट जाओ। मैं कह रही हूँ ना, अगर आप एक और शब्द बोले तो अब आप बुरी तरह से फंस जाएंगे। इतनी किस्सी दूंगी ना, पूरा गाल लाल कर दूंगी आपका। अग्निव जो कि उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे और वहीं मन में कहते हैं, सिर्फ गाल तक ही जाओ तुम, उससे आगे तो तुम्हारा दिमाग ही काम नहीं करता है। बेचारे अच्छे बच्चे की तरह अपने हाथों में बैंडेज करवा रहे थे और वहीं बाहर सारे लोग पागल हुए जा रहे थे कि अंदर चल क्या रहा है। और कहीं अग्निव अब रुद्राणी को तो हर्ट नहीं करने लगे। रानू मैं बता रहा हूँ, तुम ना हटो पहले, तुम्हें तो मैं बाद में देखता हूँ। और ये बोल करके वो खुद ही अब फाइनली हटे थे क्योंकि रुद्राणी उनके ऊपर से हट चुकी थी। और जैसे ही अभी वो हट पाते लेकिन रुद्राणी उनको पीछे मुड़ते हुए देखकर उनको वार्निंग देते हुए कहती है, चुपचाप से लेटे रहिए, कहीं इधर उधर भागने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। वो भी बेड पर ही थे कि तभी रुद्राणी ने दरवाज़ा खोला था और बाहर की तरफ झांकते हुए कहती है, हाँ क्या हो गया? बेचारी हाँफ रही थी क्योंकि जल्दी जल्दी भागते हुए गई थी दरवाज़ा खोलने के लिए। सब लोग बाहर खड़े थे और अंदर की तरफ झांकते हुए कहते हैं, क्या हुआ ये सब? और मेरा बच्चा? वहीं छवि भी अंदर की तरफ आते हुए कहती है, चाचू आप ठीक है ना? बेचारी रोना ही शुरू कर दी थी। चारू अगर उसके प्यारे से चाचू को थोड़ी भी दिक्कत हो जाए तो उसका गंगा जमुना बहना हमेशा शुरू हो जाता था। वो अपने चाचू के ठीक सामने गई थी और धीरे से कहती है, आप ठीक है ना? लेकिन वो छवि को रोता हुआ नहीं देख सकते थे। वो बड़े प्यार से उसके गाल पर अपने हाथ को टैप करते हुए कहते हैं, बच्चा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रोना बंद करो। और छोटे छोटे बातों पर रोया नहीं जाता है, तुम तो ब्रेव कर लो ना। नहीं हूँ मैं ब्रेव, आपको कोई दिक्कत हो तो मैं ब्रेव नहीं रह जाती ना। आप खुद का ख्याल क्यों नहीं रखते हैं? तभी अब अर्चना जी भी अंदर की तरफ आते हुए कहती हैं, कर क्या रही थी तुम? दरवाज़ा अभी भी खुला हुआ था। अक्षांश, ऋषि, तारा जी, दामिनी, रूही सब लोग अभी बाहर ही खड़े थे। बेचारी अनीता भी अंदर की तरफ झांक ही रही थी। तभी रुद्राणी जो कि अपनी गहरी सी सांस को भरते हुए अपने कमर पर एक हाथ को रखी थी और दूसरे हाथ अभी भी दरवाजे पर टिकाए हुए कहती है, हाँ मम्मी जी आपके बेटे के ऊपर थी, ज़बरदस्ती कर रही थी उनके साथ। जैसे ही उसने इतने कामली और इतने आराम से ये बात बोली थी, बिना शर्माए, बिना हल्का भी ब्लश किए, सब उसकी तरफ टुकुर टुकुर करके देखने लगे थे। वहीं अक्षांश ने तो एकदम से अपने चेहरे को दूसरी तरफ ही घुमा लिया था और ऋषि जो कि अक्षांश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, भाभी तो बहुत बोल्ड है यार, ये क्या फॉरेन वॉरेन से आई है क्या? ऐसी बातें तो प्राइवेट होती हैं, इतने आराम से कैसे बता रही हैं? तभी अक्षांश जो कि ऋषि का हाथ पकड़ते कहते हैं, तुम चलो यहाँ से, और फालतू के सिनेरियो क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं, उनका कुछ और मतलब होगा। तभी ऋषि हंसते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं, अब हस्बैंड वाइफ के बीच में यही सब तो होगा, लेकिन भाभी को ये सारी बातें डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए। आई मीन अच्छी बात नहीं है, भाई की क्या इमेज। तभी पीछे से अग्नि जो कि थोड़े तेज आवाज़ में कहते हैं, व्हाट द हेल, क्या बोल रही हो? तभी रुद्राणी पीछे मुड़ते हुए कहती है, वही बोल रही हूँ जो कर रही थी, और आप ही तो मना कर रहे थे ना, ज़बरदस्ती तो आपके साथ करनी पड़ी मुझे। इवन मुझे ने तो किससे भी लेने की, लेकिन उसके आगे वो कुछ बोल ही पाती कि तभी खुद अग्निव को खड़े होना पड़ा था और उसके कंधे के पास आकर के अपने हाथों को जोर से उसके आम पर दबाते हुए कहते हैं, चुप चुप कर जाओ, वरना अगर मुझे गुस्सा आया ना तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। आउच, दर्द हो जाए, छोड़िए। कितना कड़क हाथ था उनका कि रुद्राणी जिसके हाथ से इतने लोगों की पिटाइयाँ धुलाइयाँ होती थी, और अगर वो किसी के हाथ पर अपना हाथ रख दे और दबाना शुरू करे तो बेचारे की हड्डी तक टूट जाती थी। उसके भी हाथ को अग्निव के हाथों ने बुरी तरह से दर्द में डाल दिया था। तभी वो उसके हाथ को छोड़ते हुए कहते हैं, किसी से कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं शावर लेने जा। लेकिन तभी अर्चना जी जो कि अग्निव को रोकते हुए कहती हैं, बेटा ये क्या तरीका था? अगर आपको नहीं जाना था तो आप बोल तो रहा था मैं, लेकिन आप लोग सुनते कहाँ हैं मेरी बात? और मुझे इस बारे में कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं चाहिए, प्लीज़ मॉम। तो आप लोग घूमने नहीं जा रहे तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप सोना था क्योंकि इस वक्त जिस तरह से सब लोग उन्हें घूर घूर करके देख रहे थे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था उन्हें, बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग और इरिटेटिंग हो रहा था सब कुछ। तभी वो थोड़ी तेज़ आवाज़ में कहते हैं, मॉम मुझे सोना है। और जैसे उन्होंने इतना बोला था और ये बात बोलते हुए वो जैसे ही दरवाजे की तरफ अभी सबको घूरे थे, सब लोग अब धीरे धीरे यहाँ से टरकना शुरू कर दिए थे। तभी अर्चना जी अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती हैं, ठीक है बेटा सो जाइए आप, आपको आराम की ज़रूरत है। और ये बोलते हुए वो रुद्राणी की तरफ देखते हुए कहती हैं, बेटा तुम ज़रा बाहर आना, मुझे बात करनी। लेकिन अभी अर्चना जी को बीच में अग्निव जी इंटरप्ट करते हुए कहते हैं, नहीं मॉम उसे रहने दीजिए, मुझे वो चाहिए अपने साथ।
रुद्राणी को ले नहीं जाने दिए थे अग्निव जी, लेकिन क्यों? अब वो तो अग्निव जी ही जाने। इस बात पर अर्चना जी अपने सर को सीरियसली हाँ मिलाते हुए यहाँ से बाहर निकल गई थी। और वहीं अब सब लोग अपने अपने कमरे में थोड़ा रिलैक्स होकर के पहुंचे थे कि चलो अग्निव तो ठीक है ना, क्योंकि जैसे गन शॉट की आवाज़ आई थी सब लोग बहुत घबरा गए थे। क्या है, आपने मुझे जाने क्यों नहीं दिया आंटी जी के साथ? हो सकता है उनको कुछ बात करनी हो मुझसे। तुम्हें किसी के साथ अकेले भेजने में डर लगता है, पता नहीं क्या बोल दो उनके सामने। और ये किसी और ये मेरे साथ ज़बरदस्ती और मेरे ऊपर, ये कोई बात है? ये कोई तरीका है करने का? तुम्हारे पास सच में अकल नहीं है, मंद बुद्धि हो तुम। मैंने इसमें गलत क्या बोला? मैं कर तो रही थी आपके साथ ज़बरदस्ती। अच्छा, मैं बताऊँ तुम्हें ज़बरदस्ती करना किसे कहते हैं? नहीं, आप मत बताइए, आप तो हमेशा मेरे साथ ज़बरदस्ती करते ही रहते हैं। आपके लिए कौन सी नई बात है ये? आप तो एक्सपीरियंस्ड हैं इसमें। चलिए सो जाइए। ऐसे भी आपको बहुत गुस्सा ही आ रहा होगा, मुझे पता है। इधर आओ तुम। रुद्राणी जो कि उनके एक ऑर्डर पर तुरंत ही जाकर के उनके बगल में खड़ी हो गई थी, तभी उसको इशारा करते हुए कहते हैं बैठो यहाँ पर। चुपचाप रुद्राणी बैठ भी गई थी और उनकी तरफ देखते हुए कहती है क्या चाहिए? वो 5 मिनट तक तो शांत थे और रुद्राणी बस उनकी तरफ ही देखे जा रही थी। वो कुछ तो सोच रहे थे अपने दिमाग में, और फिर अचानक ही रुद्राणी के कंधे पर हल्का सा अपने हाथ को रखते हुए कहते हैं सुनो। उनकी इतनी सॉफ्ट टोन बर्दाश्त नहीं थी रुद्राणी को, क्योंकि जब भी वो इस तरह बात करते रुद्राणी की हार्ट बीट अजीब होने लगती और उसे प्यार व्यार से बात करना ना उसे आता था और ना उसे इन सब चीज़ों की सुनने की आदत थी। अभी उसके कान के वो थोड़े करीब आकर के धीरे से बोले थे मुझे तुम्हारे साथ घूमने चलना है, तुम चलोगे मेरे साथ कल? इतना तमाशा किया सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो रुद्राणी के साथ घूमना नहीं चाहते थे, और अब ये बात वो खुद कह रहे हैं रुद्राणी से कि वो उसको अपने साथ ले जाकर के घूमना चाहते हैं। आखिर उसके बॉस चाहते क्या थे? रुद्राणी जो कि अजीब सी शक्ल बना करके अपनी आंखों को छोटा छोटा की थी और अपनी बावें को सिकोड़ते हुए कहती है क्या मतलब है इसका? उसने अपनी नाक भी हल्का सा सिकोड़ ली थी और जैसे अभी वो मुंह का कुछ एक्सप्रेशन बना पाती तभी अग्नि जो कि उसके होठों पर अपनी उंगली को रखते हुए कहते हैं कोई क्वेश्चन नहीं, मैं जो कह रहा हूँ सिर्फ उसका जवाब दो। क्या तुम मेरे साथ कल जाना चाहोगी? हाँ, पर कहाँ? जहाँ मैं ले जाऊँगा। अगर मैं जहन्नुम में ले जाऊँगा तो तुम्हें जाना पड़ेगा। जहन्नुम? आस पास ही है क्या जहन्नुम? मैंने तो सुना था कि मरने के बाद जाते हैं वहाँ पर। आप जानते हैं वहाँ का एड्रेस? कभी कभी ऐसी बातें क्यों करती थी रुद्राणी के अग्निव को अपनी हंसी कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात के सामना करना पड़ता था। वो फिर से उसके गाल को हल्का पिंच किए थे और उसके होठों पर फिर से अपनी उंगली रखते हुए कहते हैं सवाल बहुत करती हो तुम, चलोगी मेरे साथ? हाँ चलूँगी, आप ही के साथ तो रहूँगी, आप ही के सर पे हमेशा मंडराती रहूँगी। मैं कहाँ जाऊँगी आपके बिना, और मैं क्या ही करूँगी आपके बिना? आप जहाँ जाएंगे मैं वहाँ जाऊँगी। दैट्स लाइक माई गुड स्टूडेंट। ठीक है, फिर किसी को इस बारे में बताना मत, बोलना है कि हम काम से जा रहे हैं। तो मतलब हम कहाँ जा रहे हैं? हनीमून पर? जैसे उसने ये वर्ड यूज़ किया था तभी अग्नि जो कि उसे घूर करके देखे थे और उसके हाथों को जोर से दबाते हुए कहते हैं नेवर यूज दिस वर्ड इन फ्रंट ऑफ मी, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। सॉरी, मेरी कलाई दर्द हो रही है। मुझे हनीमून का शब्द भी सुनना पसंद नहीं है। आई हेट दैट वर्ड, हैव यू गॉट मी? सो आई गॉट यू, बस मेरा हाथ तो छोड़ दीजिए, मैंने दर्द हो रहा है। कलाई को तो अग्नि ने छोड़ दिया था और फिर उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं थोड़ी और स्ट्रॉन्ग ना, अगर कोई मुझसे ताकतवर तुम्हें मिल गया तो उसको कैसे अपोज करोगी? किसी की इतनी औकात है जो रुद्राणी की कलाई पर अपना हाथ रख सके? उससे पहले मैं उसकी गर्दन नहीं उड़ा दूंगी। वो तो आप हैं जो मेरी कलाई पर अपना हक जताते रहते हैं और मैं जताने भी देती हूँ। और ये बोलकर वो चुपचाप खड़ी हुई थी। पहली बार थोड़ी औरतों वाली बात की थी उसने। अच्छा लगा था अग्निव को। अभी वो बेचारे ब्लश कर पाते, लेकिन फिर से पीछे मुड़ कर के रुद्राणी उनको ही देखने लगी थी। अच्छा सुनिए सर, आप कुछ क्योंकि वो ब्रेकफास्ट तो किए नहीं थे, इसी वजह से वो खाने के बारे में अभी पूछने वाली थी, लेकिन अग्निव के आंखों में, उनके होठों पर, उनके चेहरे पर हल्के हल्के स्माइल आने लगी है। जैसे उसने नोटिस किया था वो झटके से उनके चेहरे की तरफ झुकते हुए कहती है आप हंस रहे थे क्या? नहीं तो, तुमने देखा कभी मुझे हंसते हुए? नहीं। तो फिर इस गलतफहमी से तो तुम अपने आप को निकाल ही दो बाहर, और तुम्हारी किसी बात पर मुझे हंसी आएगी? स्टूपिड इडियट, जाओ यहाँ से। कुछ खाने के लिए लेकर आऊँ?
हाँ, नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। मुझे थोड़ी देर आराम करना है बस। जाओ यहाँ से। आधे घंटे में हेडक्वार्टर भी निकलना है मुझे। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है और कहाँ लेकर जाने वाले थे अग्निव जी अपनी सो कॉल्ड मिस्ट्रेस और दिल से मानी हुई वाइफ को। चलिए सुनते हैं अगले एपिसोड में और सुनते रहिए प्यारी सी कहानी अनवांटेड ब्राइड ऑफ डबल बॉस सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।